मैं मनोज कुमार आज आपका DLED 4th सेमेस्टर के लिए जो नया सेगमेंट है, नया टॉपिक है, वो है पर्यावरण अर्थात पर्यावरण का अध्ययन। बच्चों, आपको पर्यावरण के बारे में ज़्यादातर बच्चे सभी जानते हैं। पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण का मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, या मानव जीवन को पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज मुझे एक सूचना मिली है, जैसे कि पता चला है कि संभवतः आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, जो इससे पहले टलने की संभावना थी, अब हो सकता है सितंबर के लास्ट में या सितंबर के महीने में आप लोगों की परीक्षाएं कराई जाए। तो आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित या पूरे BTC सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे अपनी पूरी तैयारी करें, अध्ययन करें और पेपर के लिए तैयार रहें। चलते हैं बच्चों, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण सामान्य सा शब्द है, चीज़ों को सिंपल तरीके से पढ़िए। पर्यावरण से तात्पर्य सीधा पर्यावरण जो शब्द है, परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि मतलब अपने, आवरण मतलब चारों ओर से अपने आप को घेरे हुए जो शब्द है कि पृथ्वी के जो चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो वस्तुएं पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल पाया जाता है, स्थलमंडल पाया जाता है, जलमंडल पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, अर्थात आवरण अर्थात ढके हुए हैं, वही पर्यावरण है। ठीक है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, चारों ओर से ढके हुए जो भी चीज़ें हैं, जिनमें गैस भी हो सकते हैं, विभिन्न पदार्थ भी हो सकते हैं, विभिन्न खनिज पदार्थ भी हो सकते हैं, विभिन्न पेड़ पौधे हो सकते हैं, जल हो सकता है, महासागर हो सकता है, झीलें हो सकती हैं, झरने हो सकते हैं, स्थल मंडल हो सकता है, प्लेटें हो सकती हैं, चट्टानें हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं। तो ये सब आपके जीव जंतु सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण के मूल घटक कौन कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि पर्यावरण के मूल घटक में स्थल मंडल है, उसके बाद जल मंडल है आपका, इसके अलावा वायुमंडल है, और जीव जंतुओं अर्थात पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से मिलकर बना जैव मंडल है, जिसके अंतर्गत समस्त प्राणीजन जीव जंतु अर्थात जीवधारी आते हैं, और जीवधारी कई प्रकार के होते हैं, वो सब हम आपको जैव मंडल के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण को मूल रूप से स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी की सतह पढ़ते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह जो विभिन्न प्रकार की शैलों से अर्थात चट्टानों से निर्मित है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत किस किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? स्थल मंडल पर ज़्यादातर जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी पर अनेक सागर हैं, महासागर हैं। अच्छा, सागरों की जो प्लेट होती है अर्थात सागरों के स्थल मंडल की जो चट्टानें हैं, वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षाकृत पतली होती हैं, अर्थात महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं वो सागरी या महासागरीय चट्टानों की अपेक्षा मोटी होंगी। ठीक है, और पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका के अलावा इसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक जैसे पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। वैसे तो एक इसका फॉर्मूला है कि पृथ्वी के तत्वों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, क्रम से बताइए। तो ऑक्सी एलिक्सोफमा इसका एक वो होता है फॉर्मूला। ऑक्सी से मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सी से मतलब सिलिका, ऑक्सीजन के बाद सिलिका, एलिक मतलब एल्यूमिनियम, सोपमा सोडियम, और फास्फोरस मैग्नीशियम। इस प्रकार से पृथ्वी में उपस्थित तत्वों का क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन एक गैस का कार्य करती है, तो ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए तो तत्वों की अगर बात करें, खनिजों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा होती है।
अब स्थलीय चट्टानों की जो बात करें तो चट्टान या सैल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान और तृतीयक चट्टान। प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत आग्नेय चट्टानें होती हैं, अर्थात प्राथमिक चट्टानों को आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों का जो निर्माण होता है पृथ्वी पर किस प्रकार से होता है कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाला जो मैग्मा होता है और इसके आसपास जाकर जो इकट्ठा हो जाता है, और ये जो चट्टानें होती हैं कठोरतम रूप में पाई जाती हैं। जब ठंडा होता है और आगे चला जाता है, धीमे धीमे आगे जाकर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा बहुत कम होती है। इन चट्टानों में ये रवेदार चट्टानें नहीं होती हैं। इनके चट्टानों में जो रंध्र होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात ये चट्टानें बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं और शुद्धतम कठोरता लिए होती हैं। इन चट्टानों को इसीलिए प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली सैलों में आग्नेय सैल सबसे ज़्यादा प्राचीनतम सैल या प्राचीनतम चट्टानें होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें? अब आग्नेय चट्टानों का जो उदाहरण है वो क्या है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेनाइट पाया जाता है, अर्थात ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के मुख्य उदाहरण होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की चट्टानें हैं जिन्हें अवसादी चट्टान या सेंडिमेंटल रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉक्स का मतलब चट्टान होता है, सेंडिमेंटल मतलब अवसाद होता है। अवसाद का मतलब जिस शब्द से समझ रहे हैं तलछट होता है। अवसाद सैलों का निर्माण तलछट के जमाव से होता है, जिसका एकत्रण सागरों एवं झीलों के तली में होता है। अवसादी चट्टानों में बजरी, कंकड़, रेत, कीचड़, चूना, पत्थर, चिकनी मिट्टी के कण घुले मिले रहते हैं। इसका निक्षेपण कणों के आकार और भार के अनुरूप होता है, अर्थात जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण होते हैं वो परत पर आ जाते हैं, अर्थात ऊपरी हिस्से पर जमा हो जाते हैं या निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। अवसादी चट्टानों का महत्वपूर्ण अगर उदाहरण है तो देखा जाए अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान का महत्वपूर्ण बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं। अवसादी चट्टानों की मुख्य विशेषता होती है कि ये परतदार सैल के रूप में इनका निर्माण होता है। ये परत दर परत इनका निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें परतदार सैल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अवसादी चट्टान हो गई, अर्थात जिसमें निक्षेपण के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जो चट्टानें परतदार रूप में पाई जाती हैं वो अवसादी चट्टान कहलाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की चट्टानों का निर्माण कायांतरित सैल, जिनको कायांतरित सैल के नाम से जाना जाता है, और कायांतरित को अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक अर्थात कायांतरित सैल। कायांतरित को हिंदी में अगर करें, कायांतरित मतलब रूप का चेंज होना। ऐसी चट्टानें जो विभिन्न प्रकार के ताप और दाब के कारण अपने रूप में परिवर्तित कर एक नया रूप धारण कर लेती हैं, इस प्रकार की चट्टानें या ऐसी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जिसमें अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का, तो संगमरमर होता है, जो चूने पत्थर का ही एक रूप होता है, और चूना पत्थर दाब के कारण और ताप के कारण अपने आप को संगमरमर में परिवर्तित कर लेता है। चूना पत्थर को
कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3। तो ये ताप और दाब के कारण, जब इसमें ज़्यादा ताप और दबाव के कारण इसमें परिवर्तित होता है चूना पत्थर में, तो ये संगमरमर का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से स्थल मंडल की जो बनावट है 3 प्रकार की प्रमुख चट्टानों के द्वारा हुई है। 3 प्रकार की प्रमुख चट्टानों में प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान होती है, जिसको हम सबसे प्राचीनतम शैल के नाम से जानते हैं, और इसका उदाहरण जो होता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान के रूप में इसको हम जानते हैं। अवसादी चट्टान या अवसादी शैल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के निक्षेपों के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें कीचड़ है, बालू है, पत्थर है, कंकड़ है, रेत है, इन सभी प्रकार के चूना पत्थर है, निक्षेपों के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों के निर्माण में परत बन जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इन चट्टानों के उदाहरण के रूप में बच्चों देखने को मिलते हैं। तीसरे मैंने बताया कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। कायांतरित या रूपांतरित, जैसा कि नाम से ही जानकारी मिलती है कि जो चट्टानें, जिन चट्टानों का, जिन रॉक्स का ताप और दाब के कारण जो अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती हैं, रूप बदल जाता है, ऐसी चट्टानों को कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक सैंड के नाम से, मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? संगमरमर, जो चूना पत्थर का सामान्य रूप, मूल रूप से चूना पत्थर ही होता है, लेकिन ये अपने आप में परिवर्तन के कारण, कायांतरित होने के कारण ये संगमरमर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। अब इन चट्टानों का निर्माण कहाँ होता है? इन चट्टानों की मतलब क्या विशेषता है, क्या मुख्य कार्यों में आता है? चट्टानों के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा भवनों का निर्माण किया जाता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, सीमेंट के उद्योग में काम आता है, और क्या नाम, सड़कों में काम आता है, कंकड़ पत्थर बजरी, ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों के ही माध्यम से बनाए जाते हैं। इसके अलावा शैलें मूल्यवान खनिजों के आधार पर भंडारित होती हैं, जिसमें सोना है, हीरा है, तांबा है, मैग्नीज है। जितने भी ये शैल्स हैं, इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूल्यवान खनिज भी रहते हैं, तो इन चट्टानों से ये चीज़ें भी हमें प्राप्त होती रहती हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस है, परमाणु शक्ति के संसाधनों की हमें पर्याप्त मात्रा में शैलों से ही प्राप्ति होती है। पृथ्वी की आयु एवं उसकी रचना की प्रमाणिक जानकारी शैलों के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होती है। भूगर्भ की शैलों से हमें शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होती है। शैलों से मानव को लगभग 2000 उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से परोक्ष रूप से किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास में शैलों पर ही निर्भर करता है, अर्थात चट्टानों पर ही निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, ये हमने स्थल खंड के बारे में आपको बताया। इसके बाद हम जल खंड के बारे में या जल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमंडल का, अर्थात भूमंडल का जितना 71% जो जल है वो महासागरों, झीलों, तालाबों, महासागरों में पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% जल महासागरों में पाया जाता है, और आप लोग जानते होंगे जो महासागरों का जल है वो पीने के योग्य नहीं, अर्थात बहुत लवणता है उसमें, अर्थात खारा है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? बता सकते हो आप? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील टर्की की बान लेक है, जिसमें 350% के आसपास लवणता पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर डेड सी या मृत सागर का नाम आता है, जो जॉर्डन में स्थित है। ठीक है बच्चों, जॉर्डन में डेड सी मृत सागर पड़ता है, वो लगभग 250% खारा है, और 350% लगभग 330 या 350 के आसपास टर्की की एक बान लेक है, झील है, जो सबसे ज़्यादा विश्व की खारी झील मानी जाती है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? वैकाल झील है। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो कैस्पियन सागर झील है। ठीक है,
तो इसके बाद जलमंडल की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर संपूर्ण जल का लगभग 71% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसीलिए जब महासागरों में पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को जब 71% जो पृथ्वी का हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर साफ पानी को ऊपर से देखोगे तो वो नीला नीला दिखाई देगा, इसीलिए इसको पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 2% जो जल है वो हिमखंड के रूप में अर्थात बर्फ के रूप में, जमाव के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है। बड़े बड़े हिमखंड हैं, जैसे अंटार्कटिका है, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है, तो ये जो हिमखंड के रूप में 2% जल विद्यमान है। अब समझ सकते हो आप, अब 1% जो जल बचा वो केवल पीने के योग्य है, और पीने के योग्य केवल 1% जल है जो तालाबों में, नदियों में, झरनों में, नहरों में, इनके माध्यम से हमको, कुओं में, बावड़ी में, इनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, और इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। वैसे भी 100% का 97% अर्थात 97% महासागरों में स्थित है, 2% हिमखंडों के रूप में उपस्थित है, 1% जल बचा, वो कितना हम लोग दुरुपयोग करते हैं, और जल खत्म हो गया तो हमारे लाले पड़ जाएंगे जीने के। इसलिए जल ही जीवन है। और बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, जल का सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल आम तौर पर देखा गया है कि लोग जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं, टंकी को खुला छोड़ देते हैं, पानी को यूं ही वेस्ट करते रहते हैं, जानवरों को नहलाने में समर का यूज करते हैं, जिससे हज़ारों लीटर पानी निकलता रहता है। सिंचाई के साधनों में पानी बर्बाद किया जाता है, बड़े बड़े घरों में पानी का पूरी तरीके से उपयोग होता है, सदुपयोग नहीं करते हैं ये लोग। तो ये आने वाले समय में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, और इसी को जागरूक करने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें समय समय पर योजनाएं लाती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो हम हर चीज़ का उसी हिसाब से यूज़ करें जितनी हमें आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम अपनी विरासत के रूप में एक अच्छी सभ्यता और संस्कृति और संस्कार दे सकें और उनके जीवन को सुरक्षित कर सकें। ठीक है। अब जल के परिसंचरण की अगर बात करें तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जल का परिसंचरण होता है वो अगाध रूप से चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? मान लीजिए कि महासागर में 97% जल है, तो सबसे ज़्यादा जल जहाँ होगा वहाँ से ही सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है सूरज की प्रकाश के कारण, और वाष्पीकरण के कारण जल हवा में, वायु में मिल जाता है, और वायु में जल की अधिकतम मात्रा या आर्द्रता जो होती है वो 5% तक हो सकती है अधिकतम। कह सकते हैं वायु में मिलने के पश्चात जब ऊपर पहुंचता है और निचले मंडल में, वायुमंडल के कई मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल, तो क्षोभ मंडल में जाके ये जहाँ ऊपर जाने पर, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर 160 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ये जल वाष्प बन के ऊपर उठता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, और जब टेम्परेचर गिरता है, तापमान गिरता है, तो जल ऊपर जाकर हिमांक की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात जमाव की स्थिति में पहुंच जाता है, और जमाव की स्थिति में जहाँ पहुंचने के पश्चात ये संघनन होने लगता है, और संघनित होकर के बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, बर्फ और जल वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जब कभी ये किसी गर्म हवा से, किसी चट्टान से या वायुमंडलीय हवाओं से जब ये टकराता है तो ये आपस में टूटकर, बिखर कर जमीन पर बरसर कर देता है, तो ये जल वर्षा के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में, हिमखंडों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है। बच्चों, क्वेश्चन ये बनता है कि बारिश में जो पानी बारिश होती है, और बारिश में पड़ने वाला, जमीन पर आने वाला जो जल होता है, क्या वास्तव में वो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल होता है? क्वेश्चन एक बार आया था कि सबसे ज़्यादा शुद्ध जल कौन सा है,
डिस्टिल वाटर अर्थात जो हम लोग प्यूरीफायर वाटर पीते हैं, या जो बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए जो जल आता है वो, या शुद्ध पानी का जल, या वर्षा वाला जल। तो क्वेश्चन कई बार आया, बच्चों ने ज़्यादातर किया कि हमें तो आज दिन तक यही पढ़ाया गया है कि जो वर्षा के द्वारा जल आता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों जो जल वर्षा के माध्यम से, ओलावृष्टि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। अशुद्धियाँ कहाँ से मिल जाती हैं? अशुद्धियाँ वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी कह सकते हो, ऑक्सीजन तो बनता ही है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और विभिन्न कार्बनिक पदार्थ मिलने के कारण जो वायुमंडल में आता है, वायुमंडल से गुजरने के पश्चात जो वर्षण होता है तो उस जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल कौन सा हुआ? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर जो बोतलों में प्यूरीफायर होके आता है, जो बच्चों के साथ इंजेक्शन लगाते हैं, वो जल वाटर बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। तो वो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल होता है, क्योंकि वो वायुमंडल की अपेक्षा नहीं, वो शुद्ध वाष्प के द्वारा पानी को गर्म करने के पश्चात जो वाष्पीकरण होता है, उस वाष्प को ठंडा किया जाता है, तो वो जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से संघनित होकर बादल इकट्ठे होते हैं, और जब कभी वायुमंडलीय गर्म हवा से टकराते हैं या किसी ऐसे मौसम के साथ टकराते हैं जहां उनका टेम्परेचर कम हो जा और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर वो आपस में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के कारण वर्षा होती है, और वर्षा होने के पश्चात तालाबों के द्वारा, तालाबों में, झीलों में, झरनों में और नदियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अंततः ये पानी जीव जंतु यूज करते हैं। इसका वाटर लेवल भी बढ़ जाता है वर्षा के दौरान। मनुष्य भी इसका उपयोग करते हैं, जीव जंतु भी इसका उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे भी इसका उपयोग करते हैं, और जो जल वेस्ट हो जाता है, पुनः वेस्ट होने के पश्चात ये जल पृथ्वी के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, ऊपरी स्रोत और अधोगामी स्रोतों के माध्यम से पुनः ये जल तालाबों से नदियों में, नदियों से झरनों, झरनों से झीलों में, झीलों से फिर नदियों में जाता है, और ये वहाँ पहुँच जाता है अपने सागरों, महासागरों में पहुँचने के बाद इसका पुनः वो बाष्पीकरण होता है, और इस प्रकार से पुनः वर्षा होती है। तो ये प्रसंचरण का जो क्रम है वो लगातार बच्चों चलता रहता है। ठीक है? तो ये हमने आपको जलमंडल के बारे में बताया। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल की बात करते समय बच्चों क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? प्रमुख रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑर्गन पाया जाता है, ऑर्गन है, और हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। ठीक है? अब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.09%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20.95%, अर्थात 20.95%, 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। 78.09% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्गन पाई जाती है 0.93%, अर्थात 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो बच्चों तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आ गई यहाँ पे? ऑर्गन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अक्रिय गैसें। इन सभी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो ये गैसों का मिश्रण है। अब चूँकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या क्या महत्ता है
ऑक्सीजन जानते हो प्राणदायी गैस के नाम से जानी जाती है, अर्थात सभी जीव जंतु जिसमें मनुष्य होते हैं, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार से सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब जब पेड़ों की कमी हो जाएगी, वृक्षों की कमी हो जाएगी, हरियाली की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन प्राणदायी गैस है, तो मानव जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वृक्षारोपण को हमेशा वरीयता दी जाती है, पेड़ पौधों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि इससे पहले जमीन पर ज़्यादातर क्षेत्र में वृक्ष हुआ करते थे, जंगल थे, बड़े बड़े जंगल होते थे। मनुष्य ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए लकड़ी का यूज किया, जो हमें लकड़ी देते थे, फल देते थे, फर्नीचर देते थे, इमारती लकड़ी देते थे, यहाँ तक कि हमारे पढ़ने की सामग्री भी लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों को लगातार हम नष्ट करते चले गए और आने वाला समय इतना भयानक हो गया, आज वर्तमान में हमारे लिए पर्यावरण असंतुलन का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है और स्थिति ऐसी आ गई है कि आज हमारे पास ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें ज़्यादा हैं। नाइट्रोजन पौधों के स्थिरीकरण में काम में आती है, हालांकि नाइट्रोजन लाभदायक गैस नहीं होती है। नाइट्रोजन के सेवन या नाइट्रोजन संपर्क में आने से कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो ये सभी गैसें और हैं जो ज़्यादातर नुकसान कर सकती हैं। इसलिए एक क्वेश्चन और आया कि जो पीपल का पौधा होता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है, वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल को वरुणदेव अर्थात वायुदेव माना गया है। तो और भी बहुत से वायुमंडल में जो तत्व विद्यमान हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाती है, इसके भी बहुत से रीजन ये हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, आपने सुना होगा, ओजोन गैस, ओजोन का जो मतलब ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर बनी हुई है क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल के बीच में, तो ओजोन लेयर है तो वो हमारे लिए लाभदायक का काम करती है, प्रॉफिट करती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो उनको रोकती है आने से। लेकिन ओजोन अंटार्कटिका सा वहाँ पर महाद्वीप में ओजोन लेयर में छिद्र हो गया। कारण क्या था? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, ये तमाम ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है। अब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का क्या होता है, एक तो ये भारी गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अब जब भारी है तो भारी होने का मतलब ये जमीन पर नीचे वाले हिस्से में, नीचे वायुमंडल में उपस्थित होगी। दूसरा, सूर्य से आने वाली किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है, ये इसकी विशेषता होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है जो हमारे पृथ्वी पर हिमखंड जमे हुए हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जमे हुए हैं, वो पिघल जाएंगे, और जब वो पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े बड़े शहर हैं, देश हैं, वो सब डूबने की कगार पे आ जाएंगे। तो इसीलिए कि पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्थल मंडल हो, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो जैव मंडल हो, सभी का अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण स्थान है। किसी के भी असंतुलन, किसी भी मंडल का असंतुलित होना, किसी भी मंडल में कोई अराजकता आना मानव जीवन के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए लगातार बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के रूप में,
हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों, इन सभी चीज़ों के असंतुलित हो जाने से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, और पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का, सभी मंडलों का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए पर्यावरण को देखते हुए विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें समय समय पर नए नए कमीशन बिठाती रहती हैं, नई नई घोषणाएं करती रहती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया बच्चों? 1986 में, ठीक है। और ये पारिस्थितिकी का नाम आया, तो पारिस्थितिकी के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, जो जैव मंडल के अंतर्गत आता है, और उसमें हम आपको वायुमंडल के जो लेयर हैं, जो परतें हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल के बाद बहिर्मंडल, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।